हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 इकोनॉमिक क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका सेट 4 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उनकी वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो डाटा होती है उसको कलेक्ट करती है। तो इसमें ऑप्शन ए NSSO इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर NSSO की फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये स्टैंड करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसको सेटअप किया गया 1950 में, जिससे कि लार्ज स्केल पे सैंपल सर्वे कराए जा सके इंडिया के अंदर। 23 मई 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज कर दिया था NSSO को और CSO को, जिससे फॉर्म किया गया NSO को। ये जो वर्क करता है NSO, जो वर्क करता है ये पहले करता था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर 2019 से पहले, लेकिन जब से NSO फॉर्म हुआ वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर वर्क करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। G20 की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि G20 अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके अभी हाल ही में एग्जाम्स हैं, वहाँ पे तो आपको G20 से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1999। अगर हम G20 की बात करें, इसको फॉर्म किया गया था 1999 में डिस्कस करने के लिए। क्यों लाया गया था G20 को? डिस्कस करने के लिए पॉलिसी जो होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। इसमें मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडिया मेंबर है और इंडिया ही आपका क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट रहेगा। बाकी USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, जापान, इटली, मैक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना, कनाडा, UK, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये टोटल आपकी कंट्रीज रहेंगी जो मेंबर हैं G20 के। अगर G20 प्रेसिडेंसी की बात करी जाए, जो हमने आपको बताया 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहने वाली है G20 की। और नेक्स्ट मंथ सितंबर में आपका G20 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसमें सारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कंट्रीज के भाग लेने वाले हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहाँ से भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। RBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो RBI हमने कल भी कवर किया था पिछले पार्ट में हमारे। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो ये सेटअप किया गया था किसके रिकमेंडेशन पे? तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे RBI सेटअप हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। पहले गवर्नर अगर आपसे पूछ लिए जाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे जाएं तो वो थे CD देशमुख। प्रेजेंट टाइम में अगर गवर्नर की बात करी जाए तो शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। गवर्नर के सारे नोट्स पे साइन होते हैं, जितने भी नोट्स होते हैं उन पे सब पे गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपये का 1 रुपये का जो नोट होता है उस पे गवर्नर के साइन नहीं होते, उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो बस 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये नोट होता है जिसपे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट हुआ है। अ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट ओनली इफ इट हैज। तो एक कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो क्रेडिट जब ही क्रिएट करता है जब उसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश होता है इन दी वॉल्ट। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस क्या था, उद्देश्य क्या था?
तो वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 3 जो हमारे स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान्स हैं उनके तीनों के एम फोकस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1956 से 61 तक ड्यूरेशन रहेगा सेकंड 5 ईयर प्लान का। सेकंड 5 ईयर प्लान जो पीसी महालनोबिस मॉडल था उस पे बेस्ड रहेगा। फर्स्ट जो था वो था आपका हेरल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड। पीसी महालनोबिस एक फेमस इंडियन स्टैटिशियन थे और इन्होंने फाउंड किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को। जो मेन फोकस रखा गया था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रखा गया था। कंट्री में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना मेन फोकस था इसका। और पहला जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान उसका था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसमें जो एम रखा गया था, टारगेट रखा गया था, टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 4.5% रखा गया था, लेकिन हमने जो अचीव किया था वो किया था 4.27%। तो ये थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा था। डियर मनी मीन्स, तो डियर मनी यानी कि प्रिय धन का अर्थ क्या होता है, तो इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है एक कंपोजिट इंडेक्स होता है। मतलब किस चीज के बेसिस पे आपका डिसाइड होता है। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें हमारा गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन अटेनमेंट और पर कैपिटा इनकम, ये 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका लाया जाता है, जो इन चीजों पे आपका डिपेंड होता है। अगर हम बात करें यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, जिसमें मेन जो पैरामीटर्स होते हैं जो हमने 3 अभी कवर करे थे, उसके अलावा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट होता है, पीपल बिलो दी पॉवर्टी लाइन, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और पर कैपिटा इनकम। ये सब क्या होते हैं, मेन पैरामीटर्स होते हैं जिन पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगर प्रेजेंट की जो भी लेटेस्ट हमारी रिपोर्ट है उसकी हम बात करें तो उसके मुताबिक फर्स्ट रैंक रही है नॉर्वे की, सेकंड नंबर पे आयरलैंड रहेगा, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड है और इंडिया 132 रैंक पे रहेगा। सेलर्स मार्केट डिनोट्स अ सिचुएशन वेयर, तो सेलर्स मार्केट क्या डिनोट करता है, कौन सी सिचुएशन रहेगी जिसमें जो डिमांड होता है वो ज्यादा होता है सप्लाई से, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सेलर्स मार्केट बोला जाता है। When too much money is chasing too few goods, the situation is, तो सेम जो भी हमने पीछे कवर करा कि डिमांड हाई और सप्लाई कम, वही सेम चीज यहाँ पे भी आपकी क्वेश्चन में बोली जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के 6 टूल्स होते हैं, 6 टूल्स होते हैं, जिसमें आपका स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बैंक रेट्स, जिसको कि डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। तो ये आपके 6 टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू, तो लीगल टेंडर मनी जो होता है, कानूनी निविदा धन जो होता है, ये आपका किस चीज, मतलब किस चीज को रेफर करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है करेंसी नोट्स को। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 में स्टार्ट किया गया था। अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करें तो ये एक आपका क्रेडिट स्कीम रहेगी जिसको अगस्त 1998 में लॉन्च किया गया इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, जिसके थ्रू इशू किया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड को फार्मर्स को, भारत के, इंडिया के फार्मर्स के लिए। ये जो स्कीम रहेगी इसको प्रिपेयर किया गया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे, तो आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जिससे कि जो एडवांसेस हैं वो किए जा सके एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडिया में। जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम थी, जो क्रेडिट होल्डर्स थे उनको कवर दिया गया था, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिला था उनको 50,000 का डेथ पे, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उसमें 25,000 का रिस्क कवर इसमें इंक्लूडेड था, जो किसान क्रेडिट कार्ड के होल्डर्स थे उनके लिए। द सम टोटल ऑफ इनकम्स रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड, तो अगर किसी कंट्री में जो टोटल सम रिसीव किया जाता है, चाहे वो लेबर के लिए हो गया, लैंड से रिलेटेड हो गया, कैपिटल से रिलेटेड हो गया, वो आपका क्या कहलाते हैं, तो वो बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। द गवर्नमेंट टेक्स
वेज एंड मीन्स एडवांसेस फ्रॉम, तो गवर्नमेंट जो है वो वेज और मीन्स एडवांसेस किससे लेती है, तो इसमें हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आंसर हो जाएगा। अगर आरबीआई की बात करी जाए, फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई की हो जाएगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की हो जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई की हो जाएगी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म होती है हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। दी मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर, जो मनी मार्केट होती है वो किस चीज के लिए मार्केट होती है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जो मनी मार्केट होती है वो मेन मार्केट होती है। नबार्ड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, तो नबार्ड की फुल फॉर्म हमने पीछे ही कवर करी थी, उसमें ही आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरियाज। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका नबार्ड हो जाएगा। अगर हम बात करें नबार्ड की, तो नबार्ड एक आपकी एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी रहेगी जो कि ओवरऑल रेगुलेशंस करती है, रेगुलेशंस आती है आपकी रीजनल रूरल बैंक के लिए और एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंडिया में। ये किसके अंडर वर्क करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नबार्ड वर्क करता है, जिसको फॉर्म किया गया 12 जुलाई 1982 को। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है नबार्ड के, तो वो हो जाएंगे साजी केवी। The fixed cost on such factors of production which are neither hired nor bought by the firm is called, तो किसी फर्म के द्वारा ना तो हायर किए जाते ना खरीदे जाते, तो वो जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं किसी के प्रोडक्शन में उसको क्या बोला जाता है, तो हम उसको सोशल कॉस्ट बोलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा लोकेटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसमें वडोदरा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बैंक्स के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इलाहाबाद बैंक का कोलकाता में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में, कैनरा बैंक मैंगलोर में, बंधन बैंक कोलकाता में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, एचडीएफसी मुंबई और आईसीआईसीआई बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही लोकेटेड रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर, तो ब्रेक इवन पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं, तो जिसमें हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होती है, जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ लोकेटेड, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में हेडक्वार्टर रहेगा आईएमएफ का। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जाए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम इटली में, वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दी हॉग नीदरलैंड में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो वो है हमारा सेंट्रल बैंक जो रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डीबीटी इज एब्रीविएशन ऑफ, डीबीटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हु हैज एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट, इंडिया की जो सबसे पहले नेशनल इनकम एस्टिमेट करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, दादा भाई नरोजी के द्वारा, जिनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। और इनकी एक बहुत फेमस बुक रहेगी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट होती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी वॉज फॉर्म्ड इन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फाउंड किया गया था, तो 1952 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, तो इन्फ्लेशन के लिए जो नेशनल इनकम की वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। व्हेन वॉज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश्ड, आईएमएफ की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट कब करी गई, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में।
द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड इन। तो जीएसटी परिषद जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो वो मिलेगा आपको न्यू दिल्ली, जो कि कैपिटल है इंडिया की। अगर हम जीएसटी की बात करें, फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें आपके 4 टैक्स स्लैब्स आते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इफेक्ट में आया था इंडिया में, वो आया था 1 जुलाई 2017 को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया जीएसटी को, तो 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। पहली कंट्री जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था जीएसटी को वो थी फ्रांस। और अगर पहली स्टेट आपसे पूछी जाए इंडिया की, तो वो हो जाएगी आसाम। जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स होते हैं 33 मेंबर्स, और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, तो वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट टाइम में है निर्मला सीतारमन। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी। तो पहली स्टेट अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में कवर कर ली, आसाम इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो इसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो अपना प्रशासनिक सहायता लेती है, वो किससे लेती है, प्राप्त करती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन। 1952 में आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका रिलेटेड रहेगा, प्लानिंग कमीशन भी 1950 से रिलेटेड रहेगा, और इनके अंडर ही आपका जो 5 ईयर प्लान्स थे वो लॉन्च किए जाते थे प्लानिंग कमीशन के अंडर। आपको ध्यान होगा, इंपॉर्टेंट रहता है, प्लानिंग कमीशन से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलते हैं। फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन। तो जो इंटरनल फाइनेंसिंग होती है, पैसों का जो होता है 5 ईयर प्लान के अंडर, वो गवर्नमेंट किस पे डिपेंड होती थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये तीन चीजों पे मेन डिपेंडेंसी होती थी इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए 5 ईयर प्लान्स के लिए। अब तो आपके 5 ईयर प्लान्स बंद हो चुके हैं, अब प्रेजेंट टाइम में जो नीति आयोग है उसके अंडर आपका आ चुका है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया गया है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन। इंडिया ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसकी तरफ कदम बढ़ाया था। कब बढ़ाया था, तो वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 के बाद। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। डिसेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम लाया गया था वो किसने रिकमेंड किया था, तो वो बलवंत राय मेहता कमिटी के द्वारा इनके द्वारा किया गया था। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। चेयरमैन तो आप सबको पता है, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे पहले, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पहले डिप्टी चेयरमैन कौन थे, तो वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा। विच ड्यूरेशन इज नोन एज प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे जो आपसे 3 प्लान हॉलीडे आपके आए थे, उसमें गिवन ऑप्शंस में से कौन सा आपका रहेगा, तो 1966 से 1969 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज नेगेटिव इन दी। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव देखने को मिला था कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम पे। 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम पे एक तो ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था। 1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ था और इंडिया पाकिस्तान का 1965 का। तो 3 चीजों, ये 3 मेन कारण रहेंगे जिनकी वजह से 3rd 5 ईयर प्लान बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा 5 ईयर प्लान सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा, तो वो आपका 3rd 5 ईयर प्लान ही रहेगा। हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो एम विश्वेश्वरैया इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, तो चेयरमैन उसके कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें अगर हम बात करें नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डैश आर दोज वेयर अ मंथली इंस्टॉलमेंट इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट एवरी मंथ। तो क्या चीज होती है जिसमें जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो डिपॉजिट होती है अकाउंट में हर महीने।
तो गिवन ऑप्शंस में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें हमारा आरडी हो जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं, आरडीज जो होती हैं, वो आपकी क्या होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो डिपॉजिट होती हैं अकाउंट में हर मंथ। बाकी आपके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट आपके ऊपर होता है, आप जितने भी टाइम पे री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सेविंग बैंक डिपॉजिट आपके ऊपर होता है, फिक्स डिपॉजिट का टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो बाकी जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, ये आपका मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स इसकी होती हैं। व्हेन अ बैंक रिटर्न अ चेक अनपेड इट इज कॉल्ड, तो बैंक जब रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है किसी चेक को अनपेड को, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसऑनर ऑफ द चेक, डिसऑनर कर दिया गया चेक का बैंक के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर दी, अटल इनोवेशन मिशन आपका सेटअप किया गया था, किसके अंडर था वो, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर नीति आयोग हो जाएगा। When was the first economic survey presented in India? इंडिया में जो सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे हुआ था वो कब हुआ था, तो इसमें 1950 से 51 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 में ही आपका प्लानिंग कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया था। Which among the following is world's largest foreign exchange market? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो किसका रहेगा? अगर आपको कंट्री पता है तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं, लंदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लंदन जो यूके की कैपिटल रहेगी, इंग्लैंड की कैपिटल रहेगी, तो उसको वर्ल्ड की, दुनिया की लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट माना जाता है। हु इज कॉल्ड एज द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें हमने एलपीजी को कवर किया था, जिसमें एल स्टैंड करता है आपका लिबरलाइजेशन के लिए। तो एलपीजी जो था आपका, एल से होता है आपका लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी जो मॉडल था वो आपका किसके द्वारा, यहाँ पे आपसे किसको बोला जाता है, पायनियर लिबरलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी में, तो किसके द्वारा एलपीजी मॉडल को लाया गया था। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 के अराउंड जो टाइम पीरियड था, जबकि आपकी बात रहेगी जब इंडिया के पास जो एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो बहुत कम बचा था, तो एलपीजी मॉडल जो था वो अपनाया गया था इंडिया के द्वारा। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और ये जो एलपीजी मॉडल था इसके थ्रू इंडिया ने जो ओपन मार्केट होती है उसकी तरफ कदम बढ़ाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मनमोहन सिंह इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लोरेंस कर्व, लोरेंस कर्व जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। What is the name of digital app which has been launched by the Parliament of India in January 2022? तो एक डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा जनवरी 2022 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको डिजिटल संसद ऐप के नाम से जाना जाता है। हाउ मैनी डिप्टी गवर्नर सर्व आरबीआई बोर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आरबीआई का जो बोर्ड है उसमें जो गवर्नर सर्व करते हैं, डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, वो कितने होते हैं, वो आपके होते हैं 4। ड्यूरिंग द शुगर सेशन सीजन इन 2021-22 विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर, तो ये तो आपसे कभी की भी अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा दुनिया का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है शुगर में, चीनी में, तो उसमें आप सब इजीली क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, इंडिया आपका करेक्ट आंसर उसमें हो जाएगा। हु यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, दोनों अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जो आर्थिक विकास होता है, वो किस चीज पे आपका निर्भर होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास उन पे डिपेंड होता है, क्योंकि हमको फिर इंपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उससे जो इकोनॉमी है वो मजबूत बनती है। कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा, कितना कैपिटल है हमारा, कितने पैसे हैं हमारे पास, साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइज कितना बड़ा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं जिनमें इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो आपकी डिपेंड होती है। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेजमेंट बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वॉज, तो इंडिया का जो पहला बैंक रहेगा लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेजमेंट के लिए, उसका वो कौन सा बैंक रहेगा, तो
ओध कॉमर्शियल बैंक, जिसको अवध कॉमर्शियल बैंक भी बोला जाता है, और ये आपका 1958-1960 के अराउंड ये आपका फिर बंद हो गया था, शायद 1958 टाइम पीरियड रहेगा आपका, ईयर रहेगा। तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था 1881 में। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, हु यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट किस वर्ष में हुई थी, ईयर में हुई थी, वो भी आपको बताना है। जो हमारा टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है वो है, अ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट ओनली इफ इट हैज। तो एक कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो क्रिएट करता है क्रेडिट को जब उसमें क्या होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है आप उसको भी जरूर इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।